नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसे अधिनियम के बारे में जिस अधिनियम पर कितने सारे ऐसी चर्चाएं हो चुकी हैं जो कंट्रोवर्शियल रही हैं, कितने सारी कंट्रोवर्सीज खुद रही हैं। तो ये अधिनियम जो है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जिसके अंतर्गत किसी भी एक व्यक्ति या किसी भी एक संगठन को हम आतंकवादी के नाम पे घोषित कर सकते हैं, आतंकवादी घोषित कर सकते हैं। फ़िलहाल ये पर्टिकुलर टॉपिक अरुंधति रॉय से रिलेटेड है। ये एक लेखिका हैं, काफ़ी सफल लेखिका रही हैं, पर इनकी जो आइडियोलॉजीज़ रही हैं कुछ लोगों को नहीं भाती। तो इनके बारे में हम बात करेंगे, मतलब ये जो केस है उसके बारे में बात करेंगे। हाल ही में क्या हुआ है, दिल्ली के उपराज्यपाल ने लेखिका कार्यकर्ता अरुंधति रॉय और कश्मीरी प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ 2010 की एक एफआईआर के संबंध में यूपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है, जिसमें दोनों पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया है। तो यहाँ पे भड़काऊ भाषण देने के आरोप तो लगाए गए हैं, पर बात यह दिक्कत ये होती है कि भड़काऊ यानी कि ये एक ऐसी स्पीच है जो बहुत सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव यानी कि इसमें भड़काऊ आपके लिए भले ही कुछ हो सकता है, पर दूसरे के लिए हो सकता है कि वो बस एक इन्फॉर्मेशन हो। तो भड़काऊ भाषण है, इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं एक इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा इसमें चैलेंज होता है कि यूएपीए कब लगाया जाए, भड़काऊ क्या है क्या नहीं प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है। अरुंधति रॉय पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर 21 अक्टूबर 2010 में आज़ादी द ओनली वे के बैनर के तहत नई दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में भड़काऊ भाषण दिए थे। पिछले वर्ष अक्टूबर में दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसी मामले में रॉय और हुसैन पर आईपीसी की धारा 153A, 153B और 505 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति भी दी थी। घृणा फैलाने वाले भाषण के मामलों से निपटने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले इन प्रावधानों में अधिकतम 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान दिया है। हालांकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के तहत अदालतों को उन अपराधों का संज्ञान लेने से रोक दिया गया है जो अनुचित देरी के बाद या सीमा अवधि बीत जाने के बाद लाए गए हों। तो यहाँ पे एक टेक अवे ये है, 2010 में दर्ज की गई एफआईआर में आईपीसी की धारा 124A भी शामिल थी, जो देशद्रोह के लिए दंडनीय है। हालांकि देशद्रोह के आरोप से सीआरपीसी की धारा 468 के तहत सभी अगर बात करें सीमा प्रतिबंध हटाया जा सकता है, ये ज़रूरी है जानना। लेकिन मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान के संचालन पर रोक लगा दी। इसके अतिव्यापक परिभाषा और बड़े पैमाने पर जो दुरुपयोग होता है उस पर सवाल उठाए गए थे। यूएपीए की धारा 13 अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट की धारा 13 किसी भी गैरकानूनी गतिविधि की वकालत करने, मतलब मैं वकालत ही करूं अगर किसी गैरकानूनी गतिविधि की, साथ ही साथ उसे बढ़ावा देने या भड़काने के लिए गैरकानूनी गतिविधि के लिए सज़ा से संबंधित है। इसके लिए 7 साल तक की कैद की सज़ा भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि कितने साल तक की सज़ा हो सकती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। 7 साल तक की सज़ा बताई जा रही है, मतलब 7 साल तक की सज़ा है। तो ये यूपीएससी में एक फैक्चुअल क्वेश्चन इस बार का पेपर आपने देखा होगा। भले ही इस बार का पेपर थोड़ा सा आरामदायक आया हो आप लोगों के लिए, अगले साल ऐसा ही पेपर आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यूपीएससी अभी भी मैं कहती हूँ अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इस साल कैसा पेपर, इजी पेपर आएगा तो लोग और खुश होंगे कि चलो 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 एग्ज़ाम दे के आते हैं। तो इसमें ना क्या करेगा वो, और क्या करेगा, पेपर का पेपर की डिफ़िकल्टी और बढ़ा देगा। ठीक है, तो यूएपीए राज्य को सामान्य आपराधिक कानून की तुलना में अधिक अधिकार भी देता है। सामान्य में तो ठीक ठाक मिलती है, अगर बाकी बात करें उसमें ज़्यादा देता है। राज्य के लिए चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा में ढील होने से लेकर जमानत के लिए सख्त शर्तों तक। यूएपीए की बात करते हैं, इसे वर्ष 1967 में अलगाववादी आंदोलनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था। तब भारत वैसे ही चाइना के वॉर के साथ और पाकिस्तान के वॉर के साथ जूझ रहा था। तो उस दशक में भारत वैसे ही बहुत सहमा हुआ था, आतंकवादी वित्त पोषण हो रहा था। उसके बाद
इसकी वजह से आतंकवादी बहुत ज़्यादा यहाँ वित्तीय रूप से ऐसे लोगों की मदद कर रहे थे जो लोग भारत के टुकड़े करना चाहते थे। पर अब आतंकवादी वित्त पोषण के साथ साथ साइबर आतंकवाद, व्यक्तिगत बदनाम और संपत्ति की जब्ती से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने के लिए इसमें कई बार संशोधन किया गया, जिसमें नवीनतम संशोधन वर्ष 2019 में देखा गया। यह राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देश भर में यूएपीए के तहत दर्ज मामलों की जांच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार देता है। यह आतंकवादी कृत्यों के लिए उच्चतम दंड के रूप में मृत्यु दंड और आजीवन कारावास प्रदान करता है। तो इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ पनिशमेंट्स क्या दी गई हैं? आतंकवादी कृत्य अगर कोई करता हुआ पाया गया तो क्या आपको सज़ा दी जा सकती है? उच्चतम दंड के रूप में मृत्यु दंड है और आजीवन कारावास भी है। तो दोनों प्रावधान याद रखिएगा कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। या संदिग्धों को बिना किसी आरोप या ट्रायल के लिए 180 दिन तक हिरासत में रखने और आरोपियों को जमानत देने से इनकार करने की अनुमति देता है। ये भी याद रखिए, अगर कोई संदिग्ध इसके अंतर्गत पाया गया तो उसको 180 दिन बिना ट्रायल के यानी कि बिना उसके ऊपर जो अपराध हुए हैं उसको साबित किए रख सकता है। तो इसको याद रखना, 180 दिनों का प्रावधान है जब तक कि न्यायालय संतुष्ट ना हो जाए कि वह दोषी नहीं है। मतलब यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जाता है। जनरली बेनिफिट ऑफ डाउट प्रिजनर्स को दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर है, उसको अगर किसी भी व्यक्ति की अगर हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति अगर सिर्फ एलिगेशंस लगवाया है उस पर हमने, पर यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है, यानी कि ये व्यक्ति वाकई जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उसके अंतर्गत ये क्रिमिनल है कि नहीं, ये जब तक नहीं साबित होता तब तक हम उससे इनोसेंट मानते हैं। पर इसमें उल्टा है, जब गैर कानूनी गतिविधियों को किसी भी कृत्य के रूप में परिभाषित करता है ये और जो भारत के किसी भी हिस्से के अधिग्रहण या अलगाव का समर्थन करते हैं। मान लो अगर मैं किसी क्षेत्र को अलगाववादी विचारधाराओं से बोले कि हटाना, इस क्षेत्र को अलग करना है, तो मैं क्या मुझे क्या होगा, मुझे क्या एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई तुमने भारत के टुकड़े करने की बात की है तो हम तुम्हारे खिलाफ यूएपीए लगा सकते हैं। ठीक है, जो भी क्षेत्रीय अखंडता पे सवाल उठाता है या क्षेत्रीय अखंडता खराब करना चाहता है उसके लिए भी। या आतंकवाद को ऐसे किसी भी कृत्य के रूप में परिभाषित करता है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु या आघात का कारण बनता है, इसकी मंशा रखता है या किसी संपत्ति को क्षति पहुंचाता है या नष्ट करता है, या जो भारत या किसी अन्य देश की एकता, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को भी खतरे में डालता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें गैर कानूनी गतिविधियां, संशोधन अधिनियम 2019 भी कई बार न्यूज़ में रहा है क्योंकि इसने कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें की हैं। इसके बारे में बात कर लेते हैं। उक्त अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार किसी संगठन को आतंकवादी संगठन निर्दिष्ट कर सकती है अगर वह आतंकवादी कार्रवाई करता है या उसमें भाग लेता है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे किसी संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में मान सकती है जब वो आतंकवादी कार्रवाई करता है, आतंकवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी करता है। यहाँ मात्र तैयारी करने से भी हो सकता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, अन्यथा आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। तो इसको याद रखिएगा। सरकार को अधिकार है कि वह समान आधार पर व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है। यही सबसे बड़ी चीज़ है संशोधन जो हुआ था। मतलब बेसिकली यहाँ पे अगर ट्रायल के बिना किसी व्यक्ति को अगर आप 180 दिन के लिए हिरासत में रखते हैं तो वो उसकी राइट टू फ्रीडम पे या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे साथ ही साथ आर्टिकल 21 के खिलाफ जा रहा है। तो यहाँ बोला जाता है कि आर्टिकल 21 के सिंपल अगेंस्ट है, ये पूरी रूप से अगेंस्ट है। ठीक है। इसके अलावा अधिनियम के अंतर्गत जांच अधिकारी को उन संपत्तियों को जब्त करने के पहले पुलिस महानिदेशालय से मंजूरी लेनी होती है जो आतंकवाद से संबंधित हो सकते हैं। यूएपीए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों या संगठन से निपटने के लिए बढ़ती हुई शक्तियां प्रदान करती है, या पदनाम अधिकारियों को ऐसे संगठन के सदस्यों और समर्थकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी अधिकार देती है। साथ ही साथ यह सरकार को आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का भी अधिकार देती है। उदाहरण के लिए खालिस्तान टाइगर फोर्स जो थी, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स को यूपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है।
यूपीए आतंकवाद से संबंधित मामलों में विदेशी सरकारों के साथ सहयोग की सुविधा प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद राज्यों से कुछ आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी अपेक्षा रखता है। यहाँ कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उन व्यक्तियों के विरुद्ध पूर्व निवारक कार्रवाई करने की अनुमति देता है जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। साथ ही साथ यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जांच की बढ़ी हुई शक्तियां भी प्रदान करता है। अगर हम बात करें क्या क्या इसमें दिक्कतें हैं, पहली बात तो मौलिक अधिकारों का हनन है। जैसे कि मैंने बताया, अगर बिना किसी ट्रायल के आप किसी को हिरासत में रखेंगे तो उसके आर्टिकल 21 के तहत उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, किसी व्यक्ति को बिना किसी न्यायिक जांच के और यहाँ तक कि मुकदमा शुरू होने से पहले ही आतंकवादी के रूप में पहचाना जाए, ये सही बात नहीं है और इसका इसीलिए बहुत दुरुपयोग भी किया गया है। सजल अवस्थी बनाम भारत संघ मामले में दावा किया गया है कि समानता अधिकार का उल्लंघन किया गया क्योंकि प्रावधान में ऐसा कोई विस्तृत आधार नहीं दिया गया है जिसके आधार पर किसी को आतंकवादी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता हो। यूएपीए में आतंकवादी कृत्य की परिभाषा एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे शब्दों पर निर्धारित है। हमें पता ही नहीं है कि राष्ट्रीय एकता क्या होती है, डेफिनेशन में नहीं पता। अगर कोई चीज़ परिभाषित ही नहीं है यानी कि बहुत ओपन एंडेड टर्म है। ओपन एंडेड टर्म फ्री टू इंटरप्रेट है। हम चाहे उसे जिस तरह से समझें और समझाने की कोशिश करें, तो जब परिभाषा नहीं है तो इसका दुरुपयोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूएपीए को चरम और असाधारण परिस्थितियों के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। ज़्यादातर गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, इसको अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के 2019 के आंकड़ों के अनुसार यूएपीए के तहत 1226 मामले दर्ज किए गए हैं, जो वर्ष 2016 से 33% की वृद्धि दर्शाता है। जैसे दिल्ली पुलिस ने पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 के मसौदे के खिलाफ अभियान चलाने वाले गैर सरकारी संगठनों की वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए यूएपीए का ही इस्तेमाल किया था। न्यायिक प्रक्रिया के अंत में दोषी साबित होने तक अभियुक्ति की निर्दोषता अनुमान अधिकांश आपराधिक न्याय प्रणालियों का आधार है। उसके बाद अगर बात करें स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता, इसके बारे में बात करें तो अधिनियम पुलिस अधिकारियों के समक्ष दिए गए स्वीकारोक्ति के कुछ परिस्थितियों में स्वीकार्य करने की अनुमति देता है, जिससे ज़बरदस्ती स्वीकारोक्ति भी हो सकती है। जनरली ऐसा होता नहीं, सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं माना जाता, बट अगर कोई भी व्यक्ति सेल्फ इंक्रिमिनेट करता है यानी कि अपने खिलाफ अगर बयान देता है तो इसमें वो बिल्कुल भी मान्य है, बिल्कुल उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। चलो मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम क्या है? पहला क्वेश्चन, 2019 में किए गए संशोधन किस प्रकार से इसकी परिभाषा को में वृद्धि करते हैं, इसकी दुरुपयोगिता या प्रभावशीलता में वृद्धि करते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम वर्ष 1967 में अलगाववादी आंदोलनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम आतंकवादी कृत्यों के लिए उच्चतम दंड के रूप में मृत्युदंड और आजीवन कारावास का प्रावधान करता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो एंड आई होप आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे। मेक श्योर आप हमारा आंसर की जो हमने अभी रिसेंटली डिस्कस की है उसे देखें, और अगर आपने यूपीएससी का पेपर दिया है तो आप उससे अपनी आंसर की मैच कर सकते हैं। वो आंसर की 100% यानी कि सच में 100% टू द पॉइंट है, 100% करेक्ट है। ठीक है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।